नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसी विज्ञान चैनल पर। आज की यह वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाई नेटवर्क को सिर्फ एक कॉइन नहीं बल्कि एक फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, आज स्क्रीन पर जो इमेज आप देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। यह कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, यह कोई प्रमोशनल ग्राफिक नहीं है, ये ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम की एक साइलेंट स्टेटमेंट है। इस इमेज में आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बड़े बैंक, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल एसेट मैनेजर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन सबके बीच में एक नाम कॉमन है, स्टेलर नेटवर्क। अब सवाल यह नहीं है कि स्टेलर क्या है, असली सवाल यह है कि बैंक रेगुलेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आखिर एक ही ब्लॉकचेन नेटवर्क को क्यों चुन रहे हैं। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में 90% लोग गलत जगह देख रहे हैं। वह चार्ट देखते हैं, वह कैंडल देखते हैं, वह ट्रेंडिंग हैशटैग देखते हैं, लेकिन बैंक यह सब नहीं देखते। बैंक सिर्फ 3 चीजें देखते हैं: कानूनी सुरक्षा, टेक्निकल स्टेबिलिटी और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी। और आज की यह इमेज यही तीनों चीजों की जीती जागती मिसाल है। अब चलिए इस इमेज को तथ्यों के साथ समझते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं यूएस बैंक। यूएस बैंक अमेरिका के टॉप 10 बैंकों में गिना जाता है। यह कोई क्रिप्टो फ्रेंडली स्टार्टअप नहीं, यह अमेरिका की फाइनेंशियल रीढ़ का हिस्सा है। और इसी बैंक ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वह स्टेलर नेटवर्क पर स्टेबल कॉइन पेमेंट्स की टेस्टिंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, यह शब्द टेस्टिंग बैंक कभी भी बिना पूरी लीगल क्लियरेंस के टेस्टिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करते। इसका सीधा मतलब है स्टेलर अमेरिकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर फिट बैठता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर अमेरिका का टॉप बैंक किसी ब्लॉकचेन को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेस्ट कर रहा है, तो वह ब्लॉकचेन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक भरोसेमंद सिस्टम बन चुका है। अब इमेज के दूसरे हिस्से पर आते हैं, यूरोप। यहां आपको दिखता है सोसाइटी जनरल की फोर्स यूनिट। सोसाइटी जनरल यूरोप का सदियों पुराना बैंक है, और इसकी फोर्स यूनिट यूरोपियन यूनियन के कड़े नियमों के अंदर रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन लॉन्च कर चुकी है। और वह नेटवर्क कौन सा है? स्टेलर। इसके बाद टास्कोम बैंक, यूक्रेन का एक बड़ा बैंक जिसने डिजिटल हेरिवनिया को ई मनी पायलट के तौर पर स्टेलर पर चलाया। और फिर जर्मनी का बैंक हाउस वॉन्डर हेड। इस बैंक ने भी ईयू रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन स्टेलर नेटवर्क पर लॉन्च किया। अब यहां रुकिए, यह कोई संयोग नहीं है। अलग अलग देश, अलग अलग कानून, अलग अलग रेगुलेटर्स, फिर भी एक ही नेटवर्क स्टेलर। अब यहीं से हम पाई नेटवर्क की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सच्चाई समझना जरूरी है। दोस्तों, बैंक कभी भी फ्यूचर का जुआ नहीं खेलते। बैंक पहले रिसर्च करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर पायलट चलाते हैं और फिर स्केल करते हैं। आज स्टेलर टेस्ट और पायलट स्टेज से आगे निकल चुका है, और यही वह पॉइंट है जहां पाई नेटवर्क की कहानी शुरू होती है। क्योंकि पाई नेटवर्क भी ठीक इसी रास्ते पर चल रहा है, धीरे लेकिन रेगुलेशन के साथ, जल्दबाजी नहीं, शोर नहीं। और यही वजह है कि बहुत से लोग आज पाई नेटवर्क को समझ नहीं पा रहे, लेकिन जो लोग इस इमेज का मतलब समझते हैं वह पाई नेटवर्क का भविष्य भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों, यहां से वीडियो और भी ज्यादा ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि अब हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि स्टेलर को बैंक क्यों चुन रहे हैं, बल्कि यह समझेंगे कि बैंक असल में चाहते क्या है। और यही सवाल पाई नेटवर्क के भविष्य को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। दोस्तों, बैंक को ना ट्रेंड चाहिए, ना सोशल मीडिया हाइप। बैंक को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो चुपचाप बिना रुके दिन रात पैसा मूव कर सके, कम फीस, तेज स्पीड और पूरी तरह रेगुलेटेड। स्टेलर शुरू से इसी एक काम पर फोकस करता आया है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, मतलब एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना। अब आप सोचिए, आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कहां ब्लॉक है? सीमा के बीच बैंकिंग सिस्टम अब भी पुराने मॉडल पर चलता है। बीच में कई इंटरमीडियरी, कई कट और कई दिन की देरी, और यहीं स्टेलर गेम बदल देता है। अब इस बात को पाई नेटवर्क से जोड़कर समझते हैं। पाई नेटवर्क भी शुरू से एक बात पर जोर देता आया है, मास यूज, मास अडॉप्शन। ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के लेन देन के लिए हो। और यही कारण है कि पाई नेटवर्क आज तक खुद को
एक्सचेंज हाइप में नहीं झोंक रहा, क्योंकि जिस नेटवर्क को बैंक अपनाने वाले हों वह पहले जमीन पर मजबूत बनता है। अब वापस चलते हैं इमेज के अगले हिस्से पर, टोकनाइजेशन। बहुत से लोग इस शब्द को बिना समझे बस दोहराते रहते हैं, लेकिन बैंक के लिए टोकनाइजेशन मतलब होता है रियल एसेट को डिजिटल फॉर्म में लीगल तरीके से लाना। और यहां स्टेलर फिर से आगे निकल जाता है। विजडम ट्री। दोस्तों, विजडम ट्री कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं, यह एक ग्लोबल एसेट मैनेजर है जिसने अपने 15 से ज्यादा फंड्स स्टेलर नेटवर्क पर टोकनाइज किए। ध्यान दीजिए, यहां शब्द है फंड्स, मतलब असल पैसा, असल निवेश, और यह सब लाइव चल रहा है। अब सोचिए, अगर स्टेलर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट होता तो क्या विजडम ट्री अपनी साख दांव पर लगाता? बिल्कुल नहीं। अब यहां पाई नेटवर्क की बात और साफ हो जाती है। पाई नेटवर्क भी बार बार यही कहता आया है, पहले इकोसिस्टम, फिर वैल्यू पाई नेटवर्क का ऐप इकोसिस्टम, डेवलपर्स और यूटिलिटी, यह सब इसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब चलते हैं सबसे भारी नाम की तरफ, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। दोस्तों, यह नाम खुद में एक ब्रांड है। इस कंपनी ने अपने बेनेजी फंड को कई ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया, लेकिन आज 70% से ज्यादा वैल्यू स्टेलर पर है। अब सवाल यह नहीं है कि बेनेजी कहां लॉन्च हुआ, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा भरोसा कहां है, और जवाब है स्टेलर। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझिए, बैंक कभी भी भावनाओं से फैसला नहीं लेते, वह डाटा, परफॉर्मेंस और रेगुलेटरी क्लैरिटी देखते हैं, और यही पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत है। आज पाई नेटवर्क ओपन मेननेट की तरफ बढ़ चुका है। केवाईसी, इकोसिस्टम और रियल यूज, ये सब उसी रोडमैप का हिस्सा है जो स्टेलर सालों पहले चला। बस फर्क इतना है, स्टेलर बैंकिंग साइड से आया और पाई नेटवर्क मास यूजर साइड से, लेकिन मंजिल दोनों की एक जैसी है, एक ऐसा डिजिटल मनी सिस्टम जो सरकार, बैंक और आम आदमी तीनों के लिए काम करे। अब यहां मैं पाई नेटवर्क कम्युनिटी से सीधी बात करना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आज कोई नेटवर्क धीरे चल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। कई बार धीरे चलने का मतलब होता है सही दिशा में चलना। स्टेलर आज जिस मुकाम पर है वहां वह रातों रात नहीं पहुंचा, वह सालों की खामोश मेहनत का नतीजा है, और पाई नेटवर्क भी उसी रास्ते पर है। दोस्तों, अब यहां से वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर 90% लोग क्रिप्टो को गलत समझ लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रेगुलेशन क्रिप्टो का दुश्मन है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। रेगुलेशन क्रिप्टो का दुश्मन नहीं, रेगुलेशन क्रिप्टो की एंट्री टिकट है, और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वही फ्यूचर को सबसे पहले पकड़ते हैं। अब इमेज और आर्टिकल में एक बहुत अहम लाइन थी, 2025 प्रो एंटरप्राइज डीएलटी शिफ्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकारें और रेगुलेटर्स अब यह मान चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, तो अब उसे सही तरीके से अपनाया जाएगा। और यही वजह है कि बैंक अब डर के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ ब्लॉकचेन चुन रहे हैं। और स्टेलर यहीं पर सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि स्टेलर कभी भी रेगुलेशन के खिलाफ नहीं गया, उसने हमेशा रेगुलेटर्स के साथ काम किया। अब इस पॉइंट को पाई नेटवर्क से ध्यान से जोड़िए। पाई नेटवर्क ने भी शुरू से एक ही बात कही, पहले कानूनी ढांचा, फिर स्केल। इसीलिए केवाईसी इतना जरूरी था, इसीलिए ओपन नेटवर्क जल्दबाजी में नहीं खोला गया, और इसी वजह से बहुत से लोग बीच में नाराज भी हुए। लेकिन आज जब हम स्टेलर को देखते हैं तो पाई नेटवर्क की स्ट्रेटेजी और साफ हो जाती है। दोस्तों, कोई भी बैंक ऐसे नेटवर्क पर कभी काम नहीं करेगा जहां यूजर की पहचान क्लियर न हो, जहां कानूनी जिम्मेदारी तय न हो, और जहां फ्यूचर में सरकार उसे बंद कर सकती हो। यही कारण है कि स्टेलर बैंकिंग लेवल पर अपनाया जा रहा है, और यही कारण है कि पाई नेटवर्क धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए, स्टेलर इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है, पाई नेटवर्क पीपल नेटवर्क है, लेकिन दोनों के बीच एक कॉमन लाइन है, कंप्लायंस। आज पाई नेटवर्क के पास दुनिया का सबसे बड़ा केवाईसी किया हुआ यूजर बेस बन रहा है, और यह बात आज नहीं बल्कि कल बहुत बड़ी वैल्यू बनाएगी, क्योंकि जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन देखेगी तो वह पूछेगी,
यूजर कौन है, कानूनी जिम्मेदारी किसकी है और स्केल कितना है, और यहीं पाई नेटवर्क बाकी सबसे अलग खड़ा हो जाएगा। अब वापस आते हैं स्टेलर पर। स्टेलर ने पहले बैंकों को दिखाया, देखो हम तुम्हारी भाषा बोलते हैं, हम कानून समझते हैं, रेगुलेशन समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट भी। और जब बैंकों को यह भरोसा हो गया तो आज स्टेबल कॉइन, ई मनी और टोकनाइजेशन सब कुछ स्टेलर पर हो रहा है। अब सोचिए, जब पाई नेटवर्क अपना इकोसिस्टम पूरी तरह खोल देगा, जब डेवलपर्स लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एप्स बनाएंगे, तो क्या बैंक और सरकारें उस नेटवर्क को इग्नोर कर पाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही कारण है कि आज जो लोग पाई नेटवर्क को धीमा कह रहे हैं, कल वही लोग पूछेंगे, यह इतना मजबूत कैसे बन गया? दोस्तों, अब यहां पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है। क्रिप्टो की दुनिया में अक्सर लोग दो चीजों को अलग अलग मानते हैं, मास अडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्टेलर और पाई नेटवर्क। यही बात हमें सबसे अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब पहले स्टेलर को समझते हैं। स्टेलर ने शुरुआत में आम लोगों के लिए तेज और सस्ता पेमेंट बनाने की बात की, लेकिन धीरे धीरे उसने बैंकों और इंस्टीट्यूशंस को दिखाया कि अगर आम आदमी आसानी से डिजिटल मनी इस्तेमाल करेगा तो बैंकिंग सिस्टम अपने आप मजबूत होगा। और यही कारण है कि आज स्टेलर बैंकिंग साइट पर इतना मजबूत दिख रहा है। अब पाई नेटवर्क को देखिए। पाई नेटवर्क ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। उसने पहले आम आदमी को जोड़ा, मोबाइल पर माइनिंग, सरल ऐप, नो इन्वेस्टमेंट। और आज पाई नेटवर्क के पास करोड़ों यूजर हैं। अब यहां बहुत ध्यान से समझिए, बैंक कभी भी खाली टेक्नोलॉजी नहीं देखते, वह देखते हैं नेटवर्क इफेक्ट, मतलब कितने लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी आसानी से इसे स्केल किया जा सकता है। आज पाई नेटवर्क यही चीज बनाता जा रहा है। अब लोग पूछते हैं, अगर पाई नेटवर्क इतना मजबूत है तो बैंक अभी क्यों नहीं आए? इस सवाल का जवाब स्टेलर की कहानी में छिपा है। स्टेलर को भी यह मुकाम एक दिन में नहीं मिला। पहले छोटे पायलट, फिर रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन और अब ग्लोबल बैंक। ठीक उसी तरह पाई नेटवर्क भी पहले यूजर बेस, फिर केवाईसी, फिर इकोसिस्टम और फिर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। अब यहां एक बहुत जरूरी चीज समझिए, इंस्टीट्यूशंस तभी आती हैं जब नेटवर्क पर रियल एक्टिविटी हो, और पाई नेटवर्क में अब यह शुरू हो चुकी है। मार्केट प्लेस एप्लीकेशन, पेमेंट एक्सपेरिमेंट्स, यह सब छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटे कदम बड़े सिस्टम बनाते हैं। अब यहां स्टेलर और पाई नेटवर्क का मिलन बिंदु आता है। दोनों का फोकस पेमेंट और यूटिलिटी है, दोनों सट्टेबाजी से दूर रहते हैं और दोनों रेगुलेशन को दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानते हैं। यही वजह है कि आज स्टेलर बैंकों के साथ बैठा है और कल पाई नेटवर्क भी वहीं बैठेगा। अब मैं यहां पाई नेटवर्क कम्युनिटी को एक सच्ची बात कहना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ यह देख रहे हो कि कब एक्सचेंज, कब प्राइस, तो आप आधी तस्वीर देख रहे हो। असली तस्वीर यह है कि पाई नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहता है जिसे कोई सरकार, कोई बैंक और कोई कंपनी नजरअंदाज न कर सके। और यही काम स्टेलर आज दिखा रहा है। जब इतने बड़े नाम एक ही नेटवर्क पर आ रहे हों तो यह संयोग नहीं, यह स्ट्रेटेजी होती है। और जो स्ट्रेटेजी आज स्टेलर की है वही कल पाई नेटवर्क की बनेगी। दोस्तों, अब यहां पर हम उस शब्द की बात करेंगे जिसे सुनते ही कई लोग बोर हो जाते हैं, स्टेबल कॉइन। लेकिन अगर आप स्टेबल कॉइन को नजरअंदाज करते हो तो आप फ्यूचर फाइनेंस का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर रहे हो, क्योंकि बैंक क्रिप्टो में प्रवेश स्टेबल कॉइन से ही करते हैं। और यही वजह है कि स्टेलर इस फील्ड में इतना आगे है। अब इमेज और आर्टिकल को फिर से याद कीजिए। सोसाइटी जनरल, टास्कोम बैंक, बैंक हाउस, वॉन डर हेड, इन सबका एक ही कॉमन पॉइंट है, रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन, मतलब सरकार की नजर में वैध डिजिटल मनी। और इन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेलर है। अब सवाल यह है, आखिर बैंक स्टेबल कॉइन से ही क्यों शुरुआत करते हैं? क्योंकि स्टेबल कॉइन उनके लिए कम रिस्क वाला ब्रिज है, फिएट मनी से डिजिटल लेजर तक। अब यहां पाई नेटवर्क को जोड़ते हैं। पाई नेटवर्क आज खुद को स्टेबल कॉइन नहीं कहता, लेकिन वह एक ऐसा नेटवर्क बना रहा है जहां स्टेबल वैल्यू एक्सचेंज मुमकिन हो, मार्केट प्लेस एप्स, P2P ट्रांजैक्शन, यह सब इसी दिशा में पहले कदम है। अब सोचिए, अगर कल पाई नेटवर्क के ऊपर
रेगुलेटेड स्टेबल वैल्यू लेयर बनती है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होगा? यूजर बेस, केवाईसी और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और यह तीनों चीजें पाई नेटवर्क धीरे धीरे तैयार कर रहा है। यही कारण है कि पाई नेटवर्क जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेबल कॉइन गलत तरीके से लॉन्च किया गया तो पूरा नेटवर्क खतरे में पड़ सकता है। स्टेलर ने यही काम बहुत सोच समझकर किया और आज उसका रिजल्ट हम इस इमेज में देख रहे हैं। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट, स्टेबल कॉइन सिर्फ पेमेंट नहीं, सेटलमेंट सिस्टम है। मतलब पैसा भेजना और पैसा सेटल करना दोनों, और बैंक यही चीज चाहते हैं। पाई नेटवर्क भी अगर भविष्य में बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना चाहता है तो उसे यही ब्रिज बनना होगा, और यह ब्रिज एक दिन में नहीं बनता। स्टेलर को यहां पहुंचने में सालों लगे और पाई नेटवर्क अभी उस यात्रा के मध्य में है। अब यहां एक बात खुलकर कहनी जरूरी है, जो लोग पाई नेटवर्क को सिर्फ कॉइन प्राइस से जज करते हैं वह स्टेबल कॉइन और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की असली ताकत समझ ही नहीं पाए। और जो लोग इस इमेज को ठीक से पढ़ते हैं वह समझते हैं कि स्टेलर की असली वैल्यू कैंडल में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में है। और यही सोच पाई नेटवर्क को लॉन्ग टर्म में बहुत आगे ले जाएगी। दोस्तों, अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसे फ्यूचर ऑफ फाइनेंस कहा जा रहा है, टोकनाइजेशन। लेकिन टोकनाइजेशन का मतलब एनएफटी नहीं है। टोकनाइजेशन का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट को डिजिटल लेजर पर लीगल तरीके से लाना। और यही जगह है जहां स्टेलर फिर से खुद को साबित करता है। अब इमेज को एक बार फिर ध्यान से देखिए। विजडम ट्री और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये दोनों नाम क्रिप्टो से ज्यादा पारंपरिक फाइनेंस में सम्मान रखते हैं, और दोनों ने स्टेलर को टोकनाइजेशन के लिए चुना। क्यों? क्योंकि टोकनाइजेशन में सबसे बड़ा सवाल होता है कानून, कस्टडी और सेटलमेंट, और स्टेलर इन तीनों में फिट बैठता है। अब इसे पाई नेटवर्क से जोड़िए। पाई नेटवर्क आज खुद टोकनाइजेशन नहीं कर रहा। दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हमने कोई प्राइस नहीं देखा, कोई सपना नहीं बेचा और कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने सिर्फ तथ्य देखे, इमेज देखी और यह समझने की कोशिश की कि बड़े बैंक आखिर किस तरह का ब्लॉकचेन चुनते हैं। और जो तस्वीर आज स्टेलर नेटवर्क की है वह एक दिन में नहीं बनी, वह बनी है रेगुलेशन से, धैर्य से और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी से। और यही सबसे बड़ी सीख है पाई नेटवर्क के लिए। पाई नेटवर्क आज जिस रास्ते पर है वह शोर का रास्ता नहीं बल्कि सिस्टम का रास्ता है, जहां पहले लोग आते हैं, फिर यूटिलिटी बनती है और फिर इंस्टीट्यूशंस आती हैं। स्टेलर इंस्टीट्यूशन से शुरू हुआ और पाई नेटवर्क लोगों से, लेकिन दोनों की मंजिल एक जैसी है, एक ऐसा डिजिटल मनी सिस्टम जो सरकार, बैंक और आम आदमी तीनों के लिए काम करे। अगर आज पाई नेटवर्क धीरे दिखता है तो याद रखिए, धीरे चलने वाला सिस्टम अक्सर लंबा चलता है, और जो नेटवर्क कानून के साथ चलता है वह किसी के रोकने से रुकता नहीं। इस वीडियो का मकसद आपको उत्साहित करना नहीं था बल्कि समझदार बनाना था, क्योंकि फ्यूचर उनका होता है जो शोर नहीं, संरचना देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो लॉजिक के साथ समझ आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।